हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जो जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं पहले उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम लोग बाकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात तो आपको मैं पढ़ा देता हूँ कि बनावाली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे। तो ये सवाल मैंने आपसे पिछले सेशन में पूछा था, इसका ठीक आंसर फतेहाबाद था। बनावाली एक संदेह सभ्यता कालीन स्थल है जो हरियाणा के फतेहाबाद में है। RS बिष्ट यानी कि रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी और के साथ साथ मतलब इसका खुदाई का कार्य भी पूरा हुआ था। मिट्टी के हल की आकृति जो मतलब हल की आकृति का खिलौना जो है वो मिला था यहाँ पे, अधजले जो मिले थे यहाँ से, और के साथ साथ विचित्र पशुओं की आकृति मिली है यहाँ से। तो ये फतेहाबाद की एक वेरी इंपॉर्टेंट साइट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड कई बार सवाल पूछ लिए जा चुके हैं। प्यारे बच्चों, पहली बात मैं आपको कह रहा था ना कि आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल को हम लोग क्या डे सेलिब्रेट करते हैं। 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन भारत में ग्रामीण लोकतंत्र कह सकते हो आप लोग, एक ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण नींव रखी गई थी। और 1993 की बात है, 1993 की अगर हम बात करते हैं 1993 के अंदर 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और ये एक्ट लागू हो गया था 24 अप्रैल ही के दिन। इसमें आर्टिकल कौन से आते हैं सर? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो आपका IX है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ इसका जो आपका आर्टिकल कौन सा है 243 है। 243 में भी बल्कि 15 आर्टिकल आते हैं इसमें। 243 से A से लेके ये फिर आगे आपका O तक आते हैं, ये ऐसे ABCDE ऐसे करके O तक चलेगा ये। अगर मैं कहूँ कि भारत के अंदर पंचायती राज जो है ना, इसके फादर कौन कहलाते हैं, तो एक ही नाम आपके जुबान में रहता ही है और जिसका नाम है बलवंत राय मेहता जी। तो बलवंत राय मेहता जी को हम लोग पंचायती राज समिति के फादर कहते हैं। कारण है इन्होंने 3 लेवल की कमेटी की सिफारिश की थी और उसी ही व्यवस्था पे आज हमारे भारत के अंदर पंचायती राज सिस्टम चल ही रहा है। एक तो इन्होंने कहा था ग्राम पंचायत का लेवल कहा था, एक इन्होंने कहा था ब्लॉक समितियों के बारे में बात की थी, एक इन्होंने जिला परिषद के बारे में बात की थी। हालांकि अशोक मेहता की कमेटी भी आई थी, वो 2 लेवल की कमेटी थी, लेकिन अभी करंट में ग्राम सभा का आधार इन्होंने बनाया था जो बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 3 लेवल का स्ट्रक्चर दिया था। पंचायती राज जो है वो कितने सालों के लिए इलेक्शन होते हैं? तो 5 सालों के लिए इलेक्शन होते हैं। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन करवाए जाते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा के अंदर कौन है? देवेंद्र कल्याण है, ध्यान रखना। लेकिन अगर हरियाणा के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है पूछ लिया जाए तो उनका नाम है श्री A निवास है, श्री A निवास है उनका नाम। इनका क्या मतलब होता है सर? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का काम होता है राज्य के अंदर विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन करवाना, लेकिन राज्य के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो होते हैं, जैसे मतलब बेसिकली लोकल बॉडीज़ में आपके पंचायती राज आ जाते हैं और के साथ साथ जिला परिषद वगैरह के इलेक्शन आते हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास होते हैं। अच्छा, महिलाओं को यहाँ पे रिजर्वेशन मिला हुआ है, कम से कम देखो होना 33% का आरक्षण चाहिए। अपने हरियाणा की बात करते हो तो आप ये 50% है। हालांकि अकेला हरियाणा नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही नियम है। पंचायती राज कौन सी अनुसूची में आती है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 11वीं अनुसूची के अंदर आता है। इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? टोटल 29 सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर। अच्छा, पंचायती राज क्यों आई थी सर? एक बार ये UPSC में क्वेश्चन आया था, पंचायती राज आने के ऑब्जेक्टिव लिखने थे उसमें। तो पंचायती राज के ऑब्जेक्टिव है, देखो सबसे पहला तो यही है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं हम लोग। एक आता है कि पॉलिटिकली लोकल लेवल पे लोगों को जो है ना वो गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट करना। अब आप मोटे तौर पर यूँ समझिएगा कि हमारे ही गाँव का व्यक्ति होगा सरपंच, हम उसको बहुत अच्छे से जानते होंगे तो डायरेक्ट उससे इंटरेक्ट हो पाएंगे हम लोग। ओवरऑल कह सकते हो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो जाती है। ये जो आपने कहा है सर 29 सब्जेक्ट, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है जैसे एग्रीकल्चर पे या इरिगेशन है या पशुपालन है या ग्रामीण लोगों को उनका घर देना है, बिजली है, पानी है, या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, या एजुकेशन है, या महिलाओं को हेल्थ से संबंधित योजनाएं हैं, उन सभी से संबंधित ये सब्जेक्ट आते हैं आपके। अभी हमारे भारत में पंचायती राज के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या चल रहे हैं? सबसे बड़े चैलेंज हमारे पंचायती राज में चल रहे हैं, एक तो फंड्स के चल रहे हैं और उन फंड्स को प्रॉपर कैसे तरीके से अलोकेट किया जाए, कैसे उनको बेसिकली लागू किया जा सके, ये सबसे बड़े हमारे प्रॉब्लम्स है।
हरियाणा में पंचायती राज कब आया था? हरियाणा में वैसे पंचायती राज आया था कब? 24 अप्रैल को आया था। 24 अप्रैल 1994 को आया है हरियाणा के अंदर। 22 अप्रैल को आया, सॉरी माफ़ करना, हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 को आया। 24 अप्रैल को तो भारत में आया है। 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू हुआ है। हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ है। तो ये सब बातें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी, आज ही के दिन लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी दिया जाता है। पहली बार 2022 से इसको देना स्टार्ट किया था। 2022 से इसको देना स्टार्ट किया था। 2022 में लता जी का देहांत हुआ था। दीनानाथ उनके पिताजी का नाम था। पहली बार में ये मिला था, नरेंद्र मोदी जी को मिला था। किसी भी कार्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए या थोड़ा लंबे टाइम तक उसमें लीन रहने के लिए, ओवरऑल ऐसे बेस्ट एक्टिविस्ट रहे हों तो उनको दिया जाता है ये। 2023 में मिला था किनको? आशा भोसले जी को मिला था। अभी हाल ही में इनका देहांत भी हुआ है। 2024 में ये मिला था अमिताभ बच्चन जी को मिला था। 2025 में ये किसको मिला है सर? ये मिला है कुमार मंगलम बिरला जी को मिला है। और 2026 में इस बार दिया जा रहा है, ये अमर्त्य सेन जी को दिया जाएगा। अमर्त्य सेन को, एक फेमस इकोनॉमिक्स्ट है। तो ये सब पॉइंट आप लोगों को याद रहने चाहिए। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। और अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य नाम का बैच है, आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। स्टार IQ एप्लीकेशन पे ये बैच आपको मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे, और iOS स्टोर या मतलब एप्पल का फ़ोन है आपके पास तो उसमें आपको सुनील बिश्नोई नाम का एप्लीकेशन होगा, वहाँ पे एक्सेस करने को मिल जाएगा। ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, वो ये है कि प्रमोशन के लिए इनके लिए हरियाणा क्लैरिकल सर्विसेज बिल लाया जाएगा। 27 अप्रैल 2026 को इसका स्पेशल सेशन बुलाया गया है विधानसभा के अंदर। 5 साल से ज़्यादा जिन्होंने ग्रुप डी के कॉमन कैडर के अंदर जॉब की है तो उनको क्लर्क के पद पे प्रमोशन दिया जाएगा। 20% से प्रमोशन का कोटा बढ़ा के 30% इसका किया जाएगा और 5% एक्स ग्रेशिया पद रखने की अनिवार्यता इसमें शामिल है। हरियाणा के अंदर जो है ना, वो धान की अगर कोई सीधी बिजाई करते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली जैसे धान की सीधी बिजाई, दो तरीके से देखो धान की बिजाई की जाती है। एक धान का तरीका होता है रोपाई विधि होती है, जो ट्रेडिशनल विधि है ही है। उसमें खेत को पानी से पूरा भर दिया जाता है, फिर क्या किया जाता है, रोपाई की जाती है धान की। एक तो तरीका ये होगा। एक तरीका होता है कि जैसे नॉर्मल हम गेहूँ बोते हैं वैसे ही। अब रोपाई विधि में पानी की खपत ज़्यादा होती है। अगर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस अगर हम लोग करने वाले हैं तो इससे पानी कम लगेगा, और हरियाणा चाहता है कि ग्राउंड वाटर लेवल है उसको मेंटेन करें। तो दैट्स वाई हम क्या करने वाले हैं, उस पर किसानों को सब्सिडी देते हैं। तो 4500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी अगर कोई बेसिकली धान उगाता है डायरेक्ट सीडिंग के थ्रू। हालांकि अगर धान ना ही उगाए तो सरकार उसको जो है ना 8000 रुपये देती है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के चलते। मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है ना उसके चलते। हालांकि पहले इसमें 7000 ही दिए जाते थे, पिछले बजट में बढ़ा के 8000 कर दिए गए थे। और इसमें मेरा पानी मेरी विरासत योजना को स्टार्ट किया गया था कब सर? 6 मई 2020 को स्टार्ट किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री उस समय के थे मनोहर लाल जी। और इसके अलावा मतलब ये धान ना उगाए, इसके अलावा कोई अन्य फसल उगानी होती है, इन द सेंस कि अगर आप लोग धान नहीं उगा रहे तो मूंगफली उगा लो, कपास उगा लो, मक्का उगा ले सकते हो, खेत खाली भी छोड़ सकते हो। खेत खाली फिर वही खुशहाली। तो DSR मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस से जो है ना लगभग 20% पानी की बचत होती है। ग्राउंड वाटर लेवल को जो लगातार नीचे जा रहा है उसको रोकना या जल संरक्षण को बढ़ावा देना। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे पहले इनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी, नंबरदार, पटवारी या स्वयं किसान के द्वारा फसल का भौतिक सत्यापन करेंगे, मतलब वहाँ पे जाके फसल को चेक करेंगे। उसके बाद में उनको ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जापान में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही रहेगा? तो सुजुकी मोटर के CEO है जिनका सुजुकी मोटर के CEO का नाम है तोशीहिरो सुजुकी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जापान में होने वाला है। 20 जून को टोक्यो यूनिवर्सिटी में एक विशेष गीता सेमिनार का आयोजन होगा। सुजुकी मोटर के CEO है तोशीहिरो सुजुकी। इनको इस कार्यक्रम के अंदर आमंत्रित किया है। हरियाणा के अंदर खरखोदा है सोनीपत का, जिसका जिक्र हमने पिछले 1-2 सेशन में या कई बार पहले भी किया है। यहाँ पे सुजुकी के थ्रू अपना हाइब्रिड एक व्हीकल का निर्माण किया जाएगा। इसमें स्पेशली ये बना रहे हैं 100 एकड़ में सुजुकी के मोटरसाइकिल, 800 एकड़ में कारें बना रहे हैं। और कारों में स्पेशली जो कार है, ज़्यादातर कारें जो है ना इलेक्ट्रिक कार पे फोकस है। हालांकि आने वाले टाइम में हाइब्रिड मोड की कारें मतलब पेट्रोल डीजल पे भी चल पाएगी। डीजल तो खैर भूल ही जाइएगा, पेट्रोल और के साथ साथ वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब एक बैटरी पे भी चल पाएगी। दोनों ही कंसेप्ट रहेंगे उसमें।
ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, सुजुकी कंपनी हरियाणा में कंप्रेस्ड बायोगैस और हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी के टोटल 9 प्लांट लगाने के लिए काम कर रही है, जिसमें से 2 स्टार्ट हो भी चुके हैं। वैसे सिस्टर सिटी समझौता है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र और जापान के एक शहर के बीच में सिस्टर सिटी समझौते का प्रस्ताव भी रखा है। अभी हुआ नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रपोजल रखा है ये, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद कुरुक्षेत्र से संबंधित है ना, तो सीएम सिटी कह लीजिएगा आप लोग। तो अब उसको चमकाने की कोशिश तो की जाएगी। पूरा हरियाणा भी चमकाना चाहिए, खैर मतलब कुरुक्षेत्र की तरफ थोड़ा विशेष ध्यान नजर आता ही है कभी कभी। एनीवे, और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी हैं। सुजुकी सीईओ जो है ना वो है तोशिहिरो सुजुकी। बैठक अभी हाल ही में हुई थी, कहाँ पे? दिल्ली के अंदर हरियाणा भवन में। तो छोटे छोटे सवाल ये बन सकते हैं कि 2026 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में आयोजित होगा? जापान में होगा। हाइब्रिड व्हीकल खरखोदा सोनीपत में 9 प्लांट बनाने वाली है बायोगैस के सुजुकी। और मुख्यमंत्री ने जापान के साथ किस शहर के लिए सिस्टर सिटी समझौते का प्रपोजल रखा है? कुरुक्षेत्र शहर के लिए रखा है। हरियाणा सरकार के द्वारा तैयार की जा रही नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है ना बन रही है, इसका मेन टारगेट यही है कि राज्य के अंदर ईएसडीएम, आईटी और के साथ साथ एवीजी सीएक्सआर सेक्टर को ग्लोबल हब बनाना है। गेमिंग सेक्टर मतलब कह सकते हो ओवरऑल। ये ईएसडीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। एवीजी सीएक्सआर का मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और जो बेसिक्स एक्सटेंडेड रियलिटी होती है उसके अंदर। और के साथ साथ आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से शैक्षणिक संस्थान जैसे आईटीआई कॉलेज है, उनमें सब में एआई की एजुकेशन पे जोर दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य के अंदर एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स वाले गेमिंग कॉमिक्स हुए हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग है, उन सब पे हम लोग फोकस कर पाएँ। और इसके अलावा सरकार के द्वारा निवेशकों को लुभाने के लिए कुछ नीति है, जैसे कि कैपिटल सब्सिडी है, इन्वेस्टमेंट की गई पूंजी पर सहायता मिलेगी, टैक्स लाभ और कौशल विकास है, कंपनियों को टैक्स में छूट दी जाएगी, युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सरकारी प्रक्रियाओं को थोड़ा ईजी बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए। पिंजौर है, ये राज्य की पहली वेडिंग सिटी विकसित करने की योजना है। दूसरी बात है खरखोदा, जैसे कि अभी मैंने बताया था आप लोगों को पिछले ही क्वेश्चन के अंदर कि हाइब्रिड व्हीकल्स का निर्माण होगा। फार्मा की बात करते हैं तो मेडिकल डिवाइस और के साथ साथ जो ना ई वेस्ट मैनेजमेंट है उसको बढ़ावा देना है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक और पॉइंट याद रखना है, हरियाणा के वर्तमान उद्योग मंत्री कौन है? राव नरवीर सिंह हरियाणा के वर्तमान में उद्योग मंत्री है। माइक्रोसॉफ्ट हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में हेल्प करेगा और के साथ साथ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हेल्प करेगा ये। हरियाणा के अंदर एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना, टू प्रिवेंट सर्विकल कैंसर। तो जो सर्विकल कैंसर है इसकी रोकथाम करना है, और ये वुमेन के प्राइवेट पार्ट का कैंसर बोलते हैं इसको हम लोग, सर्विक्स एरिया का। एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हो जाता है ये, और ये राज्य स्तरीय संचालन समिति यानी कि स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी की देखरेख में चलाया जा रहा है। ये टारगेटेड है, जो लड़की ने 14 साल की उम्र पूरी कर ली है और 15 साल तक की अभी हुई नहीं है, 14 से 15 साल के बीच की बच्चियों को ये वाले इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 2.28 लाख वैक्सीन जो है उसका प्रबंध किया है। 2.26 लाख किशोरियों को टोटल कवर करना टारगेट है। 22 अप्रैल 2026 तक 13,500 से ज़्यादा बच्चियों का टीकाकरण अभियान कंप्लीट हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के अनुराग रस्तोगी है, और एसीएस है हरियाणा की जिनका नाम है डॉक्टर सुमिता मिश्रा है। इसके साथ साथ सर्वाइकल कैंसर है क्या सर? ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। एक पहला ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। भारत सरकार ने भी नेशनल लेवल पे 9 से 14 साल तक की बच्चियों के लिए इस टीकाकरण अभियान की घोषणा की थी। इसमें हरियाणा राज्य सबसे अग्रणी राज्य है। हालांकि कुछ भारत भर में इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के चलते हुए कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं।
अब इस प्रोटेस्ट होने का वजह यह है कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है इसमें कहा जा रहा है कि बच्चियों को ये आगे जाके प्रेगनेंसी में दिक्कत करेगी, मतलब वो लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, कुछ इस तरीके की बातें कह रहे हैं। देखो, इस बात का कोई ऐसे साइंटिफिक प्रूवन अभी कुछ है नहीं आगे, मैं आपको जस्ट ये न्यूज़ के रूप में बता रहा हूँ कि हाँ, भारत भर में इसके लिए विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, उसकी खास वजह क्या है। कहते हैं वैक्सीनेशन के एक हवाला दे रहे हैं, जैसे कोविड की वैक्सीन थी, उसके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे थे नहीं, उसके बाद में जैसे हार्ट अटैक की समस्याएं, हार्ट फेल की समस्याएं बढ़ गई है, तो कहते हैं ये भी वैक्सीन कुछ वैसी वैसी ही है। अब इस पर सरकार ने इसको बिल्कुल 100% सेफ बताया है, ऐसा कहते कुछ नहीं है, ये बस फ्यूचर के अंदर ये वायरस अटैक ना करे, दैट्स वाई ये ऐसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि हाँ, ऐसा कुछ नेगेटिव वाला कुछ नहीं है इसमें। कौन हरियाणवी खिलाड़ी है? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने आधिकारिक घरेलू वनडे टूर्नामेंट में 2 बार दोहरा शतक लगाया है। इनका नाम है दिया यादव है। हरियाणा के अंदर अभी, मतलब हरियाणा की ही है। मार्च 2026 में पुडुचेरी में महिला अंडर 23 वनडे ट्रॉफी में गुरुग्राम की सलामी बल्लेबाज है, 16 साल की है दिया यादव। इन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ 147 गेंदों में नाबाद 206 रनों की धमाकेदार पारी खेली है। दिया यादव पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने ऐसा काम किया है, और इससे पहले भी इन्होंने नवंबर 2023 में अंडर 15 ट्रॉफी में 125 गेंदों में नाबाद 213 रन बनाए थे। बीसीसीआई के द्वारा आयोजित जो 2 बार दोहरा शतक लगाने वाला काम इन्होंने किया है आधिकारिक रूप से, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन इतना ही है। अगर आप सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। और आपके लिए एक सवाल है कि प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंद्र सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली में किस सभ्यता पे काम किया था, ये बताना है आप लोगों को। आप सभी को अपना ख्याल रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी को राधे राधे।